स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत अगले 3 दिन तक G20 के माहौल में डूबा हुआ है। लेकिन जस्ट एक दिन पहले, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ध्यान दिया, पर पीएम मोदी गए हुए थे इंडोनेशिया में। बेसिकली वो जाने का कारण ये था कि वहां पर ईस्ट एशिया समिट और इंडिया आसियान समिट वो अटेंड करना था। और इसी के दौरान यहां पर डायरेक्टली मैं आपको बता दूं, जो चाइना के प्रीमियर है वो मौजूद थे और उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया है चाइना को। ये आप देख सकते हो, पीएम मोदी के द्वारा 12 पॉइंट कोऑपरेशन प्लान दिया गया है आसियान कंट्रीज को। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है इसके अंदर। आसियान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कौन से कंट्रीज इसके अंदर होते हैं, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जहां पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो हमारा जो 3 लाइव बैच है 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। और एक और खास बात, 2025 का जो लॉन्ग टर्म बैच है वो भी आप यहां पर कोई भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो पीएम मोदी हैं इंडोनेशिया गए थे, वहां पर उन्होंने एक बात कही और यह कहा कि एशियन सेंचुरी रिक्वायर्स क्रिएशन ऑफ रूल बेस्ड पोस्ट कोविड-19 ऑर्डर। मतलब कोविड के बाद का जो पूरा दुनिया है, अगर हम चाहते हैं कि उसमें ये एशिया की शताब्दी हो, क्योंकि आप समझिए वो गए हुए थे आसियान समिट अटेंड करने। तो आसियान के अंदर यहां पर बेसिकली क्या है कि 10 देश आते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और बेसिकली हम एशिया की बात कर रहे थे, तो पीएम मोदी ने यह फोकस किया कि अगर हम चाहते हैं कि ये 21st सेंचुरी जो है, पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड जो है वो एशिया की सेंचुरी हो, तो हमें यहां पर रूल बेस्ड ऑर्डर पर ज्यादा फोकस करना होगा। यहां पर जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको रेस्पेक्ट करना होगा। और इसी से आप कहीं ना कहीं समझ पाओगे ये डायरेक्टली इशारा था पीएम मोदी का चाइना की तरफ। क्योंकि अभी हुआ क्या है कि चाइना ने रिसेंटली, आपने देखा होगा, ये जो मैप है वो रिलीज किया है। अब इस मैप के अंदर आपको पता ही है, एक तो हमारा जो अक्साई चीन है वो चाइना ने अपना पार्ट दिखाया है, और इसके अलावा जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना ने अपना पार्ट दिखाया है। तो चलो, यहां पर भारत और चाइना के बीच में मतभेद है और चाइना इस तरह की हरकत करेगा वो हम सबको पता है। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुका, इसके अलावा बाकी के भी जो देश हैं, चाहे अगर आप जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ये सारे देश भी यहां पर नाराज हैं, क्योंकि इनके भी जो टेरिटोरियल से, मतलब कि जो लैंड है, सी है, जो एरिया इन देशों का है, उसको भी चाइना ने क्या किया है, अपने अंडर में दिखाने की कोशिश की है। और इसी की वजह से ये सारे देश नाखुश हैं और इसी को मुद्दा बनाकर पीएम मोदी ने डायरेक्टली चाइना के ऊपर प्रहार किया है। चलो, इसके बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगा, लेकिन यहां पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि आसियान है क्या। देखो, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कहने का मतलब यह है, एशिया के अंदर अगर हम देखें, जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट में ये वाले कंट्रीज आते हैं, जिसके अंदर टोटल 10 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। तो हुआ क्या था कि एक्चुअली इसका फॉर्मेशन 1967 में हुआ था। उस समय सिर्फ 5 देश इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे, दैट इज इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये रहा आपका इंडोनेशिया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया और थाईलैंड हो गया। ये 5 देश एक साथ आए थे। और इसमें हुआ क्या था, बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, वहां पर कुछ मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो आसियान है उसकी शुरुआत हुई थी। फिर अगले कुछ दशक में बताया जाता है कि 5 और देश, और ये 5 देश और कौन से हैं, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और ब्रुनेई, ये और 5 देश इसके अंदर जुड़ गए और ये टोटल मिलाकर बन गया 10 देश, जिसको कहा जाता है आसियान देश, आसियान कंट्रीज। और इसमें ध्यान रखिएगा, ये बाई एनुअल समिट होता है। बाई एनुअल समिट कहने का मतलब हर 6-6 महीने पर यहां पर इनके बीच में समिट होता है। और इनकी खास बात यह है, ये आसियान जो देश है ना, उनकी खास बात यह है कि वो सब कुछ यहां पर कंसेंसस पर काम करते हैं, मतलब एक वॉइस में बोलते हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये 10 के 10 देश एक ही देश हैं एक प्रकार से। इनफैक्ट इसका जो मोटो है, अगर आप वो देखोगे, इसमें लिखा हुआ है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। क्योंकि आपको समझना है, ये जो देश हैं वो बहुत छोटे छोटे देश हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर वो एक साथ आ जाएंगे और वो एक वॉइस में बोलेंगे तो पूरी दुनिया इनकी बात सुनेगी।
और इसी की वजह से आसियान बनाने का इनका मेन मकसद था। अब देखिए आसियान तो है, हम समझ में आ गया, ये 10 देश हैं आसियान के, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ और भी कई समिट होता है। जैसे कि एक समिट होता है जिसको कहा जाता है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट के अंदर ये जो 10 आसियान देश हैं वो तो है ही हैं, और इसके अलावा बाकी के 8 देश हैं, 8 कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, चाइना है, फिर इसके अलावा साउथ कोरिया है, जापान है, फिर इसके अलावा यूएस है, रशिया है, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा भारत और चाइना भी है। इसी की वजह से क्या है कि इंडोनेशिया में अभी क्या चाइना भी इसके अंदर इंक्लूड था, क्योंकि ईस्ट एशिया समिट चल रहा था और चाइना के जो प्रीमियर है वो वहां पर मौजूद थे, और इसी को भारत भी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट। और भारत का तो लिंक ईस्ट एशिया के साथ बहुत ज्यादा क्लोज है, वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर बताया जाता है कि जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो इन्हीं आसियान देश के आधार पर है। मतलब कि भारत के ईस्टर्न साइड में ये जो देश हैं हम उनको ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं, ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। यहां पर जो पॉलिसी था वो ओरिजिनली अगर आप देखोगे भारत और आसियान देश में वहां पर इकोनॉमिक इनिशिएटिव के तौर पर लिया गया था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया, भारत और आसियान देशों में पॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिक और कल्चरल डायमेंशन भी शामिल हो गया, और रेगुलर इंटरवल पे, आई थिंक मेरे ख्याल से 2002 के बाद से जो है एनुअल बेसिस पर समिट होने लगा, जिसको कहा गया इंडिया आसियान समिट। आई होप आप समझ पा रहे होगे। सिर्फ यही नहीं, 2010 में मैं आपको बता दूं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ था भारत और आसियान देश में, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहां पर ट्रेड हो सके। और ये वाला आप देख सकते हो, ये जो आपका समिट है जो पीएम मोदी ने अटेंड किया है, ये एक्चुअली होने से ये आपका 20th मतलब ईयर हो जाएगा। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि 2 दशक पूरे पार्टनरशिप के पूरे हो जाएंगे जब से ये एनुअल जो समिट स्टार्ट हुआ है भारत और आसियान देशों के बीच में। अब मैं आता हूं यहां पर जो ईस्ट एशिया समिट और जो इंडिया आसियान देश का जो समिट था उसमें पीएम मोदी ने 12 पॉइंट प्लान अपना रखा है, और 12 पॉइंट प्लान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये कही है कि यहां पर हमें एक वॉइस में बोलना चाहिए ताकि ग्लोबल साउथ के ऊपर हम ज्यादा एम्फसाइज कर सकें। कहने का मतलब यह ग्लोबल साउथ आपको समझ में आता है ना, जैसे मान लो ये पूरा अर्थ है, ये प्लेनेट है हमारा, तो यहां पर जो इक्वेटर है उसके नीचे वाले जो देश हैं यहां पर, जिनको जो सदर्न कंट्रीज आप कह सकते हो, तो इसी को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। और ज्यादातर यही देखने को मिला है कि ये जो साउथ वाले कंट्रीज हैं वो थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, गरीब देश हैं, राइट। वहीं अगर आप नदर्न कंट्रीज की बात करो जहां पर यूरोपियन कंट्रीज हो गए, यूएस हो गया, तो वो आपका ऊपर के देशों में आते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ग्लोबल साउथ। तो यहां पर ग्लोबल साउथ कहने का अर्थ ये होता है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने यहां पर यही चीज बोला कि भारत के और आसियान देशों के इंटरेस्ट काफी कॉमन है, और इसी की वजह से हमें एक वॉइस में बात करनी चाहिए, जिसको ग्लोबल साउथ नाम दिया गया। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए, जो हमेशा की तरह बोला जाता है। इंडिया इज डिटरमाइंड टू वर्क विथ ऑल एशियन मेंबर्स टू अचीव दिस गोल्स। जो भी गोल है हम वो आसियान देशों के साथ अचीव करने के लिए रेडी हैं। लेकिन यहां पर जब ईस्ट एशिया समिट हो रहा था, जिसके अंदर 18 कंट्रीज हैं, 10 आपके आसियान देश हो गए और बाकी के 8 कंट्रीज मैंने अभी आपको मैप में दिखाया, जिसके अंदर चाइना भी शामिल था। तो चाइना के सामने यहां पर पीएम मोदी ने डायरेक्ट हमला एक प्रकार से किया है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको कह रहा था, यहां पर जिस तरह का मैप रिलीज किया गया था और जानबूझकर जो टेरिटरी है उसको तोड़ मोड़कर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई चाइना के द्वारा, वो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। और इसीलिए यहां पर पीएम मोदी एम्फसाइज कर रहे थे कि हमें रूल बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड पर फोकस करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम ह्यूमन वेलफेयर कर सकते हैं, सभी का भला कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते रहेंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी का एक और ये चीज कहना था कि अगर हमें टेररिज्म से, एक्सट्रीमिज्म से और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से लड़ना है, अगर हमें उससे बचना है, तो कहीं ना कहीं हमें अगेन रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर पर फोकस करना होगा। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि मान लो अगर हम कहते हैं टेररिज्म के बारे में, तो एक टेररिज्म का प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, हर एक देश को उसको मानना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते ये गुड टेररिस्ट है, ये बैड टेररिस्ट है, राइट। जैसे कि चाइना, आपने देखा होगा, अगर भारत कई बार जो पाकिस्तान में पे आतंकवादी हैं उनको ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश करता है यूएन के अंदर, तो चाइना बार बार पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहीं पर ये सारी चीजें फोकस की जा रही थी। अगर हम एक साथ इस तरह की चीजें करेंगे, रूल बेस्ड ऑर्डर पर आएंगे, तभी हम यहां पर सक्सेस
पा सकते हैं। फर्दर यहाँ पर उनका एक और कहना था यूएन क्लॉज को लेकर। आपको पता है कि जो लॉज बने हैं ओशियन से रिलेटेड, आपको पता ही होगा कि जो लैंड बॉर्डर होता है उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, राइट? ये आप सबको पता होगा। लेकिन क्या होता है, चाइना इस चीज को नहीं मानता और इसी की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो पीएम मोदी ने इसका भी जिक्र किया कि यहां पर जब भी हम बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर साउथ चाइना सी, तो उसमें हमें यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी है उसके अकॉर्डिंगली यहां पर हमें चीजों को फ्रेमवर्क करना चाहिए। एडिशनली यहां पर उनका यह भी कहना था इट शुड टेक इनटू कंसीडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिस्कशन। पीएम मोदी ने एक और चीज पर फोकस किया कि जो भी देश अभी इस मीटिंग में शामिल नहीं है हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। फिर पीएम मोदी ने अपने 12 पॉइंट प्रपोजल के अंदर यह कहा कि कैसे भारत और आसियान देशों के बीच में जो कॉपरेशन है अलग अलग फील्ड में उसको एक्सपैंड किया जा सकता है। जैसे कनेक्टिविटी की बात करें, ट्रेड की बात करें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, और साथ ही साथ उनका बस यही कहना था कि हमें एज अ ग्लोबल साउथ जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, चाहे टेररिज्म हो गया, टेरर फाइनेंसिंग हो गया, साइबर डिसइंफॉर्मेशन हो गया, वो एक साथ कलेक्टिवली मिलकर यहां पर काम करना होगा। जैसे कि यहां पर उन्होंने एक और चीज कहा कि हमें इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर फोकस करना चाहिए, कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जो साउथ ईस्ट एशिया है उसको भारत को वेस्ट एशिया से और वेस्ट एशिया को यूरोप से हमें जोड़ना है। जैसे कि यहां पर इस मैप में आप देख पाओगे ये आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए, राइट? और इसको अगर हम भारत से जोड़ देते हैं, फिर भारत को शिपिंग लाइन के माध्यम से, क्योंकि यहां पर बीच में पाकिस्तान आ जाता है, वैसे ही प्रॉब्लम है, राइट? तो यहां पर अगर हम इसको मिडिल ईस्ट से जोड़ दें और फिर फर्दर अगर हम इसको वेस्टर्न रशिया और यूरोप के साथ जोड़ दें तो काफी अच्छी कनेक्टिविटी यहां पर बढ़ सकती है। फिर इसके अलावा यहां पर पीएम मोदी ने ऑफर किया कि जो भारत के पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमें एक्सपर्टाइज मिली है, चाहे यूपीआई की बात करें और जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारत में हुआ है वो हम आसियान देशों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आसियान देशों में भी उसको लागू किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आसियान एंड ईस्ट एशिया, जो कि लंबे समय से यहां पर एक ठंडे बस्ते में चला गया है, उसको रिन्यू करने की बात कही। और इसके अलावा यहां पर बाकी के भी जो सेक्टर्स हैं, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन है, भारत का जो मिशन लाइफ है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी मामलों में हम काफी बढ़ चढ़कर काम कर सकते हैं। तो देखते हैं यहां पर आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो में आपको जो भी यहां पर कहा गया है पीएम मोदी के द्वारा और आसियान देशों के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज दी आंगन 2022? आंगन बेसिकली ANGN 2022 में ऑर्गेनाइज हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस था। कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था भारत के अंदर? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर को मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में लगातार डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।